नमस्कार। आज हम आदिकालीन हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी भाषा के प्रथम कवि कौन हैं, हिंदी भाषा की प्रथम रचना कौन सी है तथा हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल जिसे हम आदिकाल के नाम से जानते हैं उसकी प्रारंभिक सीमा क्या है या उसका प्रारंभ कब से माना जाए, इसका अध्ययन करेंगे। यह हमारे अध्ययन की विषय वस्तु यह तीनों चीज़ें होंगी। इससे पूर्व संपूर्ण आदिकाल का अध्ययन हम कर चुके हैं। आदिकालीन साहित्य या वह साहित्य जो हिंदी भाषा का प्रारंभिक काल है वह आदिकाल कहलाता है, जिसका समय 1050 ईस्वी सम्मत से 1375 ईस्वी सम्मत माना जाता है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार माना जाता है। इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने आदिकाल के नामकरण संबंधी जो विवाद थे उसका अध्ययन किया था कि विभिन्न विद्वानों ने किस प्रकार आदिकालीन परिस्थितियों या आदिकालीन परिवेश या आदिकाल की उस समय की स्थिति जैसी थी, जिस प्रकार का साहित्य लिखा गया उस आधार पर किन किन नामों से संबोधित किया था। चूँकि आदिकाल हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है, अतः यह काल अनवरत शोधों के उपरांत भी विवादास्पद और रहस्यमय बना हुआ है। इस युग के महत्व को हम सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन यह भी स्वीकार करते हैं कि सामग्री की जो महत्ता की सूचक है वह सर्वथा प्रामाणिक नहीं है या उसे सर्वथा प्रामाणिक कहना संभव नहीं होगा। विरोधाभास से भरपूर इस युग के साहित्य की आज भी कोई तस्वीर साफ नहीं दिखाई देती। इसके अंतर्गत सीमा निर्धारण, प्रथम कवि, प्रथम रचना या प्रारंभिक सीमा, अंतिम सीमा आदि कई ऐसे विवाद हैं जिस पर अभी तक एक मत नहीं है। इसके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो कथन है वह सर्वथा उचित ही है कि इस काल की कहानी को स्पष्ट करने का प्रयत्न बहुत दिनों से हुआ है, परंतु उसका चेहरा अब भी अस्पष्ट ही रह गया है। अतः इस काल के लिए कुछ भी कह पाना संभव नहीं होगा। परंतु इस दृष्टि से अगर हम अध्ययन करें तो विशेष प्रवृत्तियों के आधार पर या युग प्रवृत्ति के आधार पर या किसी भी आधार पर जो भी नामकरण दिया गया या प्रथम रचना दी गई या जो भी विवाद के केंद्र रहे उनका हम अध्ययन करने के पश्चात देखते हैं कि प्रारंभिक कवि कौन है, समय सीमा क्या है या प्रथम रचना हिंदी साहित्य की या हिंदी भाषा की कौन सी मानी जा सकती है, उसी का हम आज अध्ययन करेंगे, जो कि बीए प्रथम वर्ष के प्रश्न पत्र की दृष्टि से भी तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आदिकाल की प्रारंभिक सीमा क्या मानी जाए? इसके अंतर्गत जब हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया या काल विभाजन का जब वर्गीकरण किया गया उसके अंतर्गत मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन किया तो उन्होंने प्रारंभिक काल की समय सीमा 700 विक्रमी संवत मानी थी। इसके पश्चात रामकुमार वर्मा ने 750 विक्रमी संवत आदिकाल की प्रारंभिक सीमा मानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास की समय सीमा या इस प्रारंभिक काल की समय सीमा 1050 विक्रमी संवत मानी है, जो कि हम मानते भी हैं या उसी के आधार पर अध्ययन भी करते हैं। इसके अतिरिक्त गणपति चंद्र गुप्त ने 1184 ईस्वी से हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का सूत्रपात माना है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 769 ईस्वी इस काल की या हिंदी साहित्य की प्रारंभिक काल की समय सीमा मानी जाती है। अब इन सभी का आलोचनात्मक अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि रामकुमार वर्मा ने प्रारंभिक सीमा के लिए 750 विक्रमी संवत क्यों माना, इसके लिए उन्होंने कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया है। इसके अतिरिक्त शुक्ल जी के मत को इसीलिए भी माना जा सकता है कि उन्होंने सिद्ध, जैन, नाथ आदि रचनाओं को धर्म से प्रभावित रचनाएं मानी तथा उसे साहित्य में ही शामिल नहीं माना। इसके अतिरिक्त राहुल सांकृत्यायन ने जो 769 ईस्वी आदिकाल या हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के लिए समय सीमा मानी है, उसको गुलेरी जी, द्विवेदी जी, रमाशंकर शुक्ल, रसाल आदि का समर्थन भी प्राप्त है। अतः इस प्रारंभिक सीमा को हम 769 ईस्वी भी मान सकते हैं, जो कि मान्य भी है या उसके आधार पर उसको माना भी जाता है। उसके पश्चात दूसरा आदिकाल का जो विवादास्पद प्रश्न उत्पन्न होता है या आदिकाल का विवाद का जो दूसरा कारण बना वह था हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे माना जाए।
चूँकि काल संबंधी विवाद जब हमने देखा है या सीमा निर्धारण जब देखी है, तो कुछ विद्वान 700 ईस्वी के आसपास, तो कुछ 8वीं शताब्दी के आसपास, और कुछ विद्वान इसे 1000 ईस्वी के आसपास भी आदिकाल का प्रारंभ मानते हैं। अतः उसी आधार पर प्रथम कवि भी विवाद का कारण ही रहा है कि किसे हिंदी भाषा का प्रथम कवि माना जाए। सर्वप्रथम शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड कवि को हिंदी भाषा का प्रथम कवि स्वीकार किया है। उसके पश्चात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुंज कवि को हिंदी भाषा का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी भाषा का प्रथम कवि स्वीकार किया है। इसी क्रम में गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को, जो कि जिन्होंने की अपनी रचनाएं लिखी हैं, उनको हिंदी भाषा का, जैन कवि शालिभद्र सूरी को हिंदी भाषा का प्रथम कवि मानते हैं। उसके पश्चात रमाशंकर शुक्ल रसाल ने देवसेन को हिंदी भाषा का प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा को, यानी उनकी समय सीमा जिसका हमने अध्ययन किया था 769 ईस्वी, उन्होंने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। इसी क्रम में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को हिंदी भाषा का प्रथम कवि स्वीकार किया है। अब इसका विवेचन हम करते हैं तो देखते हैं कि राहुल जी के मत को, या राहुल सांकृत्यायन ने जिनको हिंदी भाषा का प्रथम कवि माना है सरहप्पा, उनको ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, गुलेरी जी, द्विवेदी जी आदि का भी समर्थन प्राप्त है। अतः विवाद के रूप में न मानते हुए अगर हम अध्ययन करते हैं तो सरहप्पा को ही हिंदी भाषा का प्रथम कवि कहा जाता है, या सरहप्पा को ही हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया जाता है। उसके पश्चात कवि संबंधी विवाद के पश्चात हिंदी भाषा की प्रथम रचना कौन सी है, यह भी विवाद का केंद्र रहा है या विवाद का मुख्य विषय रहा है। परंतु इन रचनाकारों में अधिकांश रचनाएं या प्रारंभिक रचनाएं हमें उपलब्ध नहीं हैं, अतः यह ज़्यादा विवाद नहीं रहा। परंतु फिर भी गणपति चंद्र गुप्त ने जैन रचना भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी भाषा की प्रथम रचना स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त रमाशंकर शुक्ल रसाल ने श्रावकाचार को हिंदी भाषा की प्रथम रचना माना है, तथा राहुल सांकृत्यायन ने सरहप्पा के फुटकर दोहे जो हैं उनको हिंदी भाषा की प्रथम रचना माना है। इस आधार पर चूँकि उनके फुटकर दोहे हैं, भारतेश्वर बाहुबली रास भी हिंदी की रचना नहीं मान सकते हैं। अतः इस आधार पर श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना स्वीकार किया है। इसके पश्चात इस प्रकार हम देखते हैं कि आदिकाल में विभिन्न विषयों को लेकर विवाद रहा है, चाहे वह प्रथम कवि को लेकर रहा हो, प्रथम रचना को लेकर रहा हो, समय सीमा को लेकर रहा हो, या नामकरण को लेकर कहा हो। फिर भी आदिकालीन साहित्य की जो उपलब्धियां हैं यह कम नहीं आंकी जा सकती, या हिंदी के प्रारंभिक काल का जो साहित्य है वह विविधमुखी और समृद्ध है, क्योंकि इसमें एक ओर तो धर्माश्रित काव्यों में जहाँ वैराग्य की शांत धारा हमें दिखाई देती है, वहीं दूसरी ओर उसमें श्रृंगार रस, जो कि रासो काव्य का मुख्य रस रहा है, उसकी कलकल की ध्वनि भी हमें सुनाई देती है। इसमें जहाँ एक ओर वीर रस से उत्पन्न गरजती या कड़कड़ाती तटिनी है, वहीं इसमें लोकाश्रित काव्य या गद्य काव्य, लोकाश्रित काव्य जिसमें विद्यापति का काव्य है, या उसके अतिरिक्त इसी परंपरा में अन्य काव्य जो लिखे गए हैं उसमें भी उस उत्कृष्ट साहित्य का रूप हमें दिखाई देता है, जो उस काल का संपूर्ण क्षमताओं के साथ प्रकट होता है। चूँकि ये हिंदी साहित्य का प्रारंभिक काल है, अतः यह संक्रमणकालीन साहित्य है जिसमें किसी भी विषय को लेकर विवाद होना स्वाभाविक है। परंतु इससे पूर्ववर्ती अपभ्रंश काव्य परंपराओं का यह मात्र अंधाकरण नहीं है। इसमें हिंदी एक जीवंत भाषा के रूप में उपलब्ध होती है, तथा जीवन प्राण धारा को लेकर हिंदी भाषा आगे चलती है। उसमें उस समय के साहित्यकार की प्रतिभा का भी पूर्ण रूप से विकास हुआ है। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि हिंदी का प्रारंभिक काल, जिसमें वीर गाथाएँ हैं, धर्म का आश्रय लेकर लिखा गया है, तथा जो लोक जीवन के संबंध में है, उसमें शिल्प या विधान की दृष्टि से पर्याप्त संपन्न है। यद्यपि इस साहित्य में या इस युगीन काव्य में
कई प्रकार के विरोधाभास या विरोध के कारण या कई प्रकार के विवाद हमें दिखाई देते हैं, परंतु चूंकि ये प्रारंभिक काल था, अतः आगे के कालों के लिए यह आधार भूमि तैयार करता है तथा साहित्य या हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।